ओके स्टूडेंट्स, चलो तो फिर आज के लेक्चर में पहले तो मैं एक लिस्ट लिखना चाहता हूं. इन दिस लिस्ट आई एम राइटिंग द पॉइंट्स विच आर कंसिडर्ड इन बोर्ड एग्जाम. 8.1 फुल, 8.2 फुल, देन 8.3 के कुछ टॉपिक्स ही उन्होंने लिए. कौन से? 3.2, देन 3.3, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.13, and then after 3.14. So only these topics will be learned thoroughly from textbook. और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है कौन से, चलो उसका भी लिस्ट बना लेते हैं. ये हम इसकी इनकी थियोरी और एमसीक्यू इसका दोनों पढ़ना पड़ेगा. और बाकी का जो भी होगा उसमें जेडब्ल्यू नीट या तो फिर गुड सेट के लेवल का, मतलब सिर्फ एमसीक्यू इसका सिर्फ फंडामेंटल माइंड में क्लियर हो जाए, दैट्स इट, बस उतना ही लर्न करेंगे. फॉर एग्जांपल 3.1, देन 3.4, ओके, देन 3.5, then 3.6, 3.7, and then 3.8. ओके, सब में आगे 8 पॉइंट तो आएगा ही. क्यों? क्योंकि 8.3 के सब टॉपिक्स है ये. ओके, ये टॉपिक्स का सिर्फ हम गुड सेट नीट करेंगे, मतलब जेडब्ल्यू नीट गुड सेट. ओके, फंडामेंटल सिखाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर इसके बेस पे कोई क्वेश्चन पूछे तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब ये तो आपको करवा ही देना पड़ेगा. सिमिलरली आगे 8.4 उसमें सिर्फ KMnO4 की थियरी है एंड इट इज डन बाय अस. ओके, और बाकी की है ना जो 8.4 की ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड K2Cr2O7, देन 8.5, 8.6, 8.7, तो इनके सब अगेन इनके सिर्फ अब हम सब एमसीक्यू इनके कर देंगे. इस ये तो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन ये जो K2Cr2O7 है इनका. ओके, अब देखो टेक्स्ट बुक में हमने कितना कंप्लीट किया अभी तक, वो भी हम देखते हैं. आई थिंक हमने पीछे की कुछ थियोरीज कंप्लीट की है और आगे का यहां तक कंप्लीट हुआ है. ओके, 8.3.1 से तो आई थिंक बाकी ही है सब, और पीछे हमने कैटालिटिक प्रॉपर्टीज से हमने स्टार्ट किया था. तो अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एक्चुअली ये जो 8.3.1 है ना, ये कैंसल्ड है. ओके, लेकिन इसकी अब सिर्फ हम एमसीक्यू लेवल पे जो भी टॉपिक्स है ना वो हम पढ़ेंगे. चलो, द नियरली all the transition elements display typical metallic properties such as high tensile strength, चलो पता ही होगा, ductility, malleability, high thermal and electrical conductivity and the metallic luster. और चलो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उसकी शीट बनाई जा सकती है. सेम मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी मींस उसके वायर्स बना सकते हैं. हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द मेटेलिक लस्टर, मतलब वो लस्ट मतलब लस्टर का मतलब पता है ना, वो चमकती है धातु. ओके, विद द एक्सेप्शन ऑफ द जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड मैंगनीज, दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर्स. चलो ये तो पता तो होगा, जनरली सबके हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बीसीसी, कुछ के सीसीपी. सीसीपी सेम एज पता है सीसीपी मतलब? एनीवन? गुड, इट्स एफसीसी. सीसीपी वही एफसीसी, याद रखो. ओके, सिर्फ आपको ये थिंग क्रॉस याद रखने हैं. मैंगनीज
zinc, cadmium, and then mercury. They have more than one typical lattice structures. BCCP होती है, CCP भी होता है, इसका HCP और भी कुछ होता है, वो बताया नहीं अभी क्या है. ओके, चलो next is the transition metals with the exception of zinc, copper and mercury are very hard and have low volatility. इनकी volatility low होती है. Their melting and boiling points are the high. Figure 8.1 depicts the melting points of the transition elements. देख लो सबके melting points दिए हैं. तो titanium to chromium increase हो रहा है, then after chromium to manganese decrease होगा, then after increase and then thoroughly decreases. Second में zirconium से molybdenum तब increase, उसके बाद technetium down, then ruthenium and then rhodium, palladium and then mercury. और यहाँ पे hafnium to tungsten high and then tungsten to rhenium to osmium to iridium to platinum to A, तो वो डाउन होगा. ओके, बस इसमें बस ये याद रखना है, मतलब आपको वैल्यूज कोई नहीं पूछेंगे, सो डोंट वरी. ओके, द मैक्सिमम एट अबाउट द मिडल ऑफ द ईच सीरीज इंडिकेट द वन अनपेड इलेक्ट्रॉन. उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई देखो बीच के जो जिसमें भी हाई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. देख लो, बस ये एक चीज देखने को मिली यहाँ पे. Favorable for the strong interatomic interaction. In general, the greater the number of valence electrons, then stronger the resulting bonding. And since the enthalpy of atomization, चलो अब याद करो मुझे, what is meant by enthalpy of atomization? Yes, anyone? What is meant by enthalpy of atomization? बताए किसी को? तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, चलो देखो कि सपोज हमने वो तो सिंबल है ऋषित, डेल्टा H0 A, बीच में जो A पहले लिखते हैं, डेल्टा AH ऐसा लिखते हैं हम, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को, एलिमेंट है तो फिर उसको गैसियस स्टेट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, सपोज सी ग्रेफाइट दिया है तो अगर उसको हमने सी गैस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. सपोज हमने कोई मॉलिक्यूल लिया तो उसके कंपोनेंट्स को गैसियस स्टेट में अगर हमें कन्वर्ट करने हैं तो उसके लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ओके, 11th चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हमने ये पढ़ लिया है. तो since the enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electrode potential, जिससे पता चलता है कि standard electrode potential क्या है, metals with very high enthalpy of atomization tend to be the noble in their reactions. See the later electrode potential, पीछे अब आएगा. Another generalization that may be drawn, यहाँ पे देखो दिया है सबका enthalpy of atomization. तो स्टार्टिंग में वो इंक्रीज होगा, देन आफ्टर सडनली इट डिक्रीजेस, देन आफ्टर इंक्रीजेस एंड देन आफ्टर डिक्रीज. सब में यही है, देखो इंक्रीजेस डिक्रीजेस इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, इंक्रीजेस डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. लेकिन हर एक का ग्राफ डिफरेंट रहेगा. देखो ये थी अपनी फर्स्ट, ग्रीन कलर मतलब फर्स्ट सीरीज स्कैंडियम टू जिंक, ब्लू कलर मतलब सेकंड सीरीज कहां से कहां, यट्रियम टू कैडमियम, एंड थर्ड सीरीज मतलब लैंथेनम एंड देन ऑफ्नियम 72 थी. ओके, चलो ये जो 8.3.1 है इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट कौन सा आया, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. आपको याद रखना है सिर्फ, अगर आपके पास अभी टेक्स्ट बुक है तो फिर अंडरलाइन कर दो कि क्या हमें याद रखना है. यहाँ पे एक ये, दूसरा ये कि टंगस्टन मॉलिब्डेनम और क्रोमियम का हाईएस्ट होगा मेल्टिंग पॉइंट, ये बस याद रखना ही है. रेंज एमसीक्यू में ये पूछेंगे. ओके, सपोज आपको 3 दे दे, क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन,
तो फिर पता होना चाहिए किसका हाईएस्ट है किसका लोएस्ट है, या तो फिर ग्रुप का सॉरी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हाईएस्ट किसका है, सेकंड में हाईएस्ट किसका है, थर्ड में हाईएस्ट किसका है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, डिपेंड्स। ओके बस इसमें तो ऐसे ही एमसीक्यू पूछ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कोई पर्टिकुलर रीजन पूछ लें क्यों ऐसा है, क्यों अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे इसलिए। अब स्टूडेंट्स ये जो थियरी आई ना, चलो वेरिएशन इन द एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, चलो ये अब ध्यान से देखना। ये है अपना न्यूक्लियस, दिस वन इज फर्स्ट ऑर्बिट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। आज के लेक्चर में जो भी थियोरी होगी बस आज यहां तक ही होगा। ओके लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन और बस थोड़ी बहुत थियोरी, ओके बस इतना ही होगा आज। लेकिन आज मैं आपको एक प्लेलिस्ट भेजने जा रहा हूं, ओके इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, अगेन इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा वो प्लेलिस्ट की लिंक, ओके तो वो थर्ड चैप्टर थॉरोली आपको रीड करना है अच्छी तरह से, पूरा का पूरा, मतलब जो भी मैं लेक्चर्स भेज रहा हूं इन सब के वीडियोस, तो वो थॉरोली आपको वो रीड करने हैं, ओके तो ध्यान रखना। तो ये सब टॉपिक तब आपको समझ में आएंगे कि जब मैंने जो 11th का बोला है ना वो क्लियर होगा तभी, क्योंकि इसमें वर्ड क्या आएंगे पता है, शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ओके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, न्यूक्लियर चार्ज। तो 11th में ये सब आपने पढ़ लिया है, लेकिन मैं ये सभी वीडियोस की लिंक मैं आपको भेज दूंगा, ओके तो थॉरोली एक बार आप रीड कर देना तभी आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ मैं आपको एक फंडामेंटल क्लियर कर देता हूं, चलो व्हाट इज मीन्ड बाय लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसा चेंज एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता था, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एज वी गो फ्रॉम इन अ पीरियोडिक टेबल, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है। क्यों रेडियाई डिक्रीज हो रही है, तो चलो वो ओवरऑल तो डिक्रीज होगा ही, ओके वो ओवरऑल तो डिक्रीज होगा ही, लेकिन यहाँ पे मैं जो समझाने जा रहा हूं वो कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना बीच में, उसमें एटॉमिक रेडियाई का चेंज इतना बहुत ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है मतलब चेंज होता है, इंक्रीज ही होगा, लेकिन जितना पी ब्लॉक एलिमेंट में इंक्रीज हो रहा है उतना डी ब्लॉक में नहीं होगा। क्यों, चलो देख लो। सपोज यहां पे मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कंसिडर कर रहा हूं, सपोज मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपको मैं यहां पे दे रहा हूं, ध्यान से देखना। हाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, तो सब में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 मतलब आर्गन 18, उसके बाद 4s और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स 3d में जाएंगे। चलो इतना तो आपको पता ही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 4s ऑर्बिटल विल बी कंप्लीटेड एंड देन आफ्टर 3d electrons will be completed, and now when 3d orbital is incomplete then these are known as transition series। चलो ये तो पता है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन विल बी एंटर्ड इनटू 4s, देन आफ्टर 3d, तो 3d में उसके बाद होगा, ओके तो 3d में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इंटरनल साइड पे आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आ रहे हैं, इंटरनल साइड, कौन सी 3d। तो इतना, क्योंकि अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो सेम ही है, दैट इज 4s, बट इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्ड इनटू इंटरनल साइड 3d में, जिससे क्या होगा कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज तो होगी, लेकिन उतनी नोटिफिकेशन मतलब जो हम विजिबली जो देखते हैं उतनी डिक्रीज नहीं होगी, थोड़ी ही डिक्रीज होगी। कई कबार बीच में तो सेम भी मिलेगी आपको। तो उसका रीजन क्या है सेम मिलने का रीजन, तो सेम मिलने का रीजन ये है कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन्स जब इंक्रीज हो गए तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे एंड देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्ड इनटू 3d ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई। तो इट इज नोन एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन।
लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बात करें हम तो इलेक्ट्रॉन्स पहले चलो अब थर्ड सीरीज की बात करें तो थर्ड में क्या होता था, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लेंथेनम था, पता है ना। उसके बाद कौन सा था बोलो तो यहाँ पे बीच में तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पे लेंथेनम के बाद कौन सा हॉफनियम। आएगा, ऑफनियम। एटॉमिक नंबर कौन हॉफनियम। सा, 72, याद रखो। ओके तो लेंथेनम एंड देन आफ्टर हॉफनियम होगा। तो हॉफनियम में नोटेबली 4f ऑर्बिटल कंप्लीट होगी, हॉफनियम 72 की बात हो रही है, और फिर इलेक्ट्रॉन 5d और 6s में, मतलब 5d में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 5d1 5d2 5d3 5d4 ओके एक्सेट्रा। ओके तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और इंटरनल साइड पे हो गए, देख लो। जस्ट हमने थोड़ा एडिशनल में यहाँ पे इरेज कर देता हूं। चलो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4s था एंड देन आफ्टर 4p6 5s2 ओके एंड देन आफ्टर 4f फिर 4d10 5p6 ओके एंड देन आफ्टर 4f14 एंड 5d10। तो ये हुई अपनी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो इलेक्ट्रॉन्स और अंदर आए जिससे ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। बाकी बाहर तो जो भी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 अप टू 10 आएंगे, 5d में कंप्लीट हुआ तभी आप बोलेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ओके तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों अट्रैक्शन बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे जो 4f और 5d है ना, उनकी शील्डिंग इफेक्ट कम है। कौन सी, ये शील्डिंग इफेक्ट उनकी कम है। सो ड्यू टू लोअर द शील्डिंग इफेक्ट, अब शील्डिंग इफेक्ट और अट्रैक्शन फोर्स दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। ओके शील्डिंग इफेक्ट और अट्रैक्शन फोर्स दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। ओके जिसकी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स कम। शील्डिंग इफेक्ट कम, ये शील्डिंग इफेक्ट है क्या, इट क्रिएट्स अ वन टाइप ऑफ शील्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बीच में जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिट्स है ना, दैट those will create the shield so that the effective nuclear charge will decrease. So effect of nuclear charge on the outermost electron will be decreased due to these shields. शील्ड इफेक्ट मतलब जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होती है ना, ये क्या करेंगे, वन टाइप ऑफ शील्ड बना देंगे जिससे न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। अब देखो ये जो 4f ऑर्बिटल है, 5d ऑर्बिटल है, इनकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है। शील्डिंग इफेक्ट कम मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, मतलब वो कम शील्ड क्रिएट कर पाते हैं। दैट्स व्हाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड मोर। ओके जैसे यहाँ पे ये पूरा का पूरा दिया है। तो अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो टॉपिक है वो बाद में अभी एक्सप्लेन होगा, व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो उसके पहले आपको 11th का थर्ड चैप्टर पूरा का पूरा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इससे दोनों हेल्पफुल रहेंगे, कौन सा, अपना चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 दोनों। दैट्स इट। तो सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं भाई, किसी को कोई डाउट? ओके तो फिर आज का लेक्चर हम यहीं तक रख रहे हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, आज का लेक्चर हम यहीं तक रख रहे हैं। ओके आगे एक्स्ट्रा हम खींच नहीं रहे हैं, क्योंकि ये कब पता चलेगा, जब आपको 11th का वो थर्ड चैप्टर का जो मैं बोल रहा हूं, जो वीडियोस में आपको भेज रहा हूं वो क्लियर होगा तभी। ओके